नमस्कार दोस्तों, मैं रमाश भगवाल स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे पॉडकास्ट द बिजनेस टॉक्स में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। और इन सब की बेटर इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने इन्वाइट करा है आज के हमारे गेस्ट कृष्णा जखमोला को, जो कि BBA के 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। तो कृष्णा, स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में। थैंक यू सो मच रमांश, आज की इस वीडियो में मुझे इनवाइट करने के लिए। तो कृष्णा, जैसे कि हम सब देख सकते हैं आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है जिसको लेके यूथ के बीच काफ़ी क्रेज़ है। इनफैक्ट जो नए न्यू ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए एक ड्रीम बन चुका है और इस ट्रेंड का नाम है स्टार्टअप। तो यहीं से मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आखिर ये स्टार्टअप है क्या और ये इतना ट्रेंड पे क्यों है? देखिए, मेरे नज़रिए में स्टार्टअप एक बिलीफ की तरह है। मान लीजिए कि मेरे पास एक आइडिया आया, ठीक है, कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है या फिर एक सर्विस है। अगर मैं उसको मार्केट में उतारता हूँ तो ये काफ़ी सारे लोगों की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या फिर पीपल को सेटिस्फाई करता है। तो मान लीजिए कि मैं इस बिलीफ के साथ उसको मार्केट में उतारता हूँ कि कि इसके आगे फ्यूचर में डिमांड काफ़ी ज़्यादा आने वाली है, तो ये बिलीफ है मेरा। तो मैं उसको उतारता हूँ, तो जो मेरा पहला इनिशियल स्टेज होगा मेरे बिज़नेस में, जो इनिशियल ऑपरेशन होगा, उसको हम स्टार्टअप कहते हैं। देखिए, स्टार्टअप एक ट्रेंड में इसलिए है आजकल क्योंकि मैं आपको ना कुछ कंपनीज़ के नाम बोलता हूँ, जैसे कि पेटीएम हो गया, ज़ोमैटो, स्विगी, ठीक है। और जैसे कि आजकल एक नाम बड़ा चला हुआ है MBA चाय वाला। तो ये सारे जो लोग हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक इनिशियल स्टेज से अपना स्टार्टअप को ऑपरेट किया था और आज के टाइम पे ये लोग काफ़ी ज़्यादा अपने 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 फील्ड में सक्सेसफुल हैं। तो इन्हीं लोगों को देखते हुए ये लोग एक इम्पॉर्टेंट की रोल प्ले करते हैं स्टार्टअप को इतना बड़ा ट्रेंड में लाने के लिए। तो मैं ये मानता हूँ कि इन लोगों की वजह से स्टार्टअप जो है आजकल इतने बड़े ट्रेंड में है। चलिए, स्टार्टअप के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो हमें सबसे ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं एक स्टार्टअप के दौरान और हम इन्हें ओवरकम कैसे करें? देखिए रमांश, वैसे तो बिज़नेस में जो है काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं, बट मैं आपके साथ कुछ जो मोस्ट कॉमन फेस चैलेंजेस होते हैं मैं उनके बारे में बात करूँगा। सबसे पहला मैं रखूँगा कंपटीशन को। कंपटीशन एक ऐसा चैलेंज है, मतलब आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आपको 10 दिन पहले से वो चीज़ करते हुए मिलेंगे। तो अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो उसमें आपको काफ़ी सारे कंपटीशन फेस करने को मिलेगी। तो सबसे पहला तो चैलेंज कंपटीशन होगा, जो कि जिसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चैलेंज मैं रखता हूँ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। जब भी एक यूथ जो होता है या फिर जो नए ग्रेजुएट्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक स्टार्टअप तो सोच लेंगे अपना, और वो एक एक्सपेक्टेशन बनाते हैं कि स्टार्टअप खोलने के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या फिर रातों रात वो लोग अमीर बन जाएंगे, दे विल बी अर्निंग इन करोड्स, जो कि एक पॉसिबल नहीं है वो चीज़, ठीक है। एक स्टार्टअप के लिए हमें काफ़ी सारे मतलब मेहनत, एफर्ट्स लगेंगे, टाइम लगेगा। एक दिन में या 1 महीने में कुछ नहीं होने वाला। तो दूसरा मैं ये बोलूँगा कि जितने भी लोग स्टार्टअप के लिए सोच रहे हैं, तो प्लीज़ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना बनाएं और एक टारगेट रखें, गोल रखें और उसको अचीव करने के लिए वो एक कंप्लीटली सिस्टमेटिक प्रोसीजर बनाएं। देखिए, तीसरा जो चैलेंज होता है वो होता है हायरिंग अ सूटेबल कैंडिडेट। मान लीजिए कि आपका बिजनेस है, तो आम तौर पे किसी को ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता किसी भी कैंडिडेट को हायरिंग करने का। तो हायरिंग करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप अपने स्टार्टअप के लिए आपको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कि अपना एक 100% एफर्ट दे आपके स्टार्टअप में और अपना कंट्रीब्यूट करे। तो एक सूटेबल कैंडिडेट हायर करना स्टार्टअप में बहुत बड़ी चैलेंज की बात है अपने आप में। चौथा जो चैलेंज होता है वो होता है विनिंग द ट्रस्ट ऑफ कस्टमर्स। अब जैसे कि मैं आपसे कुछ कंपनी का नाम लेता हूँ, मारुति हो गया, हीरो होंडा हो गया, ठीक है, टाटा हो गया। तो ये सब नाम सुन के ना हमें अंदर से अपने आप से एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि यार हमें इस कंपनी में ट्रस्ट है, तो कल को ये कोई सी भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो हम बिल्कुल खरीदेंगे। ऐसा ही हमें अपने एक प्रोडक्ट जो भी हम सर्विस और जो है ऑफ़र कर रहे हैं पब्लिक को, तो हमें ऐसा ही एक ट्रस्ट पहले बिल्डअप करना पड़ेगा कस्टमर्स के साथ। एक बार अगर ट्रस्ट बिल्डअप हो गया, तो उसके बाद हम कैसे भी प्रोडक्ट और किसी भी प्राइस रेंज में जो है उसको ऑफ़र कर सकते हैं और कस्टमर्स हमारे जो स्टार्टअप है उसको बिल्कुल पसंद करेंगे। तो ये काफ़ी चैलेंजेस होते हैं जो कि एक स्टार्टअप के दौरान हमें फेस करने पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा जी, आपने हमें स्टार्टअप के बारे में बताया और जो भी हम चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं स्टार्टअप के दौरान उन सब के बारे में भी बताया। और मैं यही उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के व्यूअर्स से कि उनको स्टार्टअप की प्रॉपर इन डेप्थ नॉलेज मिली होगी। तो चलिए अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो कृष्णा जी, अब आप हमें ये बताइए ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है और आपके हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए?
देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप किसी भी एक एसेट को परचेज़ कर रहे हैं या फिर किसी भी एक आइटम को परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो आपका एक कॉमन गोल होता है कि यार कल को आपकी इन्वेस्टमेंट या फिर जो भी आपने एसेट परचेज़ किया है उसका वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। तो जब आप ऐसे गोल को लेते हुए चलते हैं तो उसको हम एक इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है? अब आपने पूछा कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, तो इसका मैं आपको रीज़न बता दूँ कि इन्वेस्टमेंट जो है आपके परचेज़िंग पावर यानी कि आपकी खरीदने की क्षमता को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट आपके लिए पैसिव इनकम बन जाता है, जिससे कि आपको रेगुलर एक इनकम जनरेट होती रहती है। तीसरा, आपके रिटायरमेंट के बाद आपका जो मेन अर्निंग सोर्स बनेगा वो आपके इन्वेस्टमेंट ही होगा। और जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि आपके किसी भी जो है जो सेविंग अकाउंट होगा या फिर कोई भी एफडी होगा, उससे सबसे ज़्यादा हाई ग्रोथ ऑफ रिटर्न आपका इन्वेस्टमेंट आपको करके देगा। तो कुल मिला के अगर मैं एक बात बोलूँ कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, तो उसका एकमात्र रीज़न ये है कि इन्वेस्टमेंट आपको एक इंडिपेंडेंट इंसान बनाता है कि कल को आपको कहीं किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े। आपका इन्वेस्टमेंट ही आपको इतनी अर्निंग करके दे देगा कि आप अपना डेली बेसिस का नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। तो इसलिए हम सबको जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वाकई में कृष्णा, आपने काफ़ी अच्छे रीजंस बताए कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। आपकी बातें सुनकर मुझे भी ऐसा एहसास हुआ है कि मुझे भी अब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है शेयर मार्केट। तो अब आप हमें ये बताइए कि शेयर मार्केट क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। देखिए, स्टॉक मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे जो जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। जैसे कि मान लीजिए हम उन कंपनीज़ के शेयर्स को बेच भी पाएंगे, खरीद भी पाएंगे, तो इसको हम स्टॉक मार्केट कहते हैं बेसिकली। अब ये काम कैसे करता है, तो उसका मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए किसी भी कंपनी की डिमांड अगर ज़्यादा है तो उसका जो शेयर का जो प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा, और अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी का डिमांड कम है तो उसके हिसाब से उसका शेयर का प्राइस भी कम रहेगा। तो ये बेसिकली इन चीज़ों के आधार पे ये जो शेयर्स का जो प्राइसेस है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। बेसिकली डेली टू डेली बेसिस में जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं इनके डिमांड के हिसाब से। और हमें अपनी इन्वेस्टमेंट कैसी कैसी कंपनीज में करनी चाहिए। देखिए रहमान जी, आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हमें कैसी कंपनीज में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले वो कंपनी का हमें प्रीवियस रिकॉर्ड जानने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, कि कंपनी के पिछले सालों में कितना परसेंट प्रॉफिट में इंक्रीज़ आ रहा है या फिर कितना डिक्रीज़ आ रहा है। या फिर अगर हम बात करें सेल्स, कंपनी की सेल्स कितनी हो रही है, क्या कंपनी की सेल्स बढ़ भी रहे हैं कि नहीं। तीसरा, हमें कंपनीज़ के जो डायरेक्टर्स जो लोग हैं या फिर जो सीईओ हैं, हमें उनके बारे में भी पता करना पड़ेगा कि वो लोग किस तरीके से अपनी कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि कंपनी का जो फ्यूचर जो प्रोजेक्ट है वो क्या है। मान लीजिए कि कंपनी का कोई फ्यूचर आगे प्लान भी है कि नहीं। अगर कोई फ्यूचर प्लान होगा, कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट होगा, तभी उसी के हिसाब से कंपनी ग्रो भी करेगी। तो हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, उसी के बाद हम किसी सही कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएंगे अपने पैसे को। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा जी, आपने हमें ये भी बता दिया कि हमें किस किस कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। पर जब बात इन्वेस्टिंग की आती है तो शेयर मार्केट के साथ आजकल क्रिप्टो करेंसी का भी नाम जुड़ चुका है। तो अब आप हमें ये बताइए कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये शेयर मार्केट से किस तरह अलग है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक मोड ऑफ पेमेंट है जिनको एक्सचेंज किया जाता है गुड्स एंड सर्विस के ट्रेडिंग के लिए। तो काफ़ी कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज भी होती है जो अपनी खुद के क्रिप्टो करेंसी बिल्ड करती है ताकि हम उनके जो गुड्स एंड सर्विस है उनको ट्रेड कर सकें। और बेसिकली क्रिप्टो करेंसी जो है वो ऑपरेट होती है एक टेक्नोलॉजी जिसको हम जानते हैं ब्लॉकचेन के नाम से। तो ये सब है डेफिनेशन है क्रिप्टो करेंसी का। देखिए, क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट के बीच में छोटा सा बहुत डिफरेंस है, वो ये है कि शेयर मार्केट जो है वो पूरा रूल्स और रेगुलेशन के साथ चलता है। इनफैक्ट शेयर मार्केट के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी भी बनाई गई है जिसको हम सेबी के नाम से जानते हैं। वही क्रिप्टो करेंसी के लिए ऐसा कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। शेयर मार्केट सेंट्रलाइज बॉडी है और क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज बॉडी है। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से शेयर मार्केट जो है वो बहुत कम वॉलेटाइल होता है एज़ कम्पेयर टू क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा जो है वॉलेटाइल होता है एक मार्केट के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा जी, आज हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, फिर चाहे वो बिजनेस हो, इन्वेस्टिंग हो या फिर शेयर मार्केट हो। मुझे तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं यही उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगेन थैंक यू सो मच कृष्णा जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो आज के इस एपिसोड को हम यहीं पर ही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक न्यू एपिसोड और एक न्यू लर्निंग के साथ। तब तक के लिए दिस इज रमांश भगवाल साइनिंग ऑफ।